संगीत की दुनिया में ना कुछ नाम हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और आशा भोसले वो उन्हीं नामों में से एक है। 90 साल से भी ज्यादा की उम्र में उनका जो सफर रहा है वो भारतीय सिनेमा का एक जीता जागता इतिहास है। तो आज चलिए उनके 8 दशकों से भी लंबे इस जबरदस्त करियर की कहानी को समझते हैं जिसने म्यूजिक की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। अब उन्होंने खुद को फिल्म इंडस्ट्री का आखिरी मुगल कहा था और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे छिपी है उनकी जिद, उनका संघर्ष और कभी हार ना मानने वाली वो स्पिरिट जिसने उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बनाया। तो इनकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी भी महान कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी हुई संघर्ष से। ये उस दौर की बात है जब एक युवा लड़की अपने परिवार को संभालने और साथ ही संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए निकली थी। उनकी शुरुआत बहुत ही कम उम्र में हो गई थी। सोचिए, उनके पिता के गुजरने के बाद महज 10 साल की उम्र में उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए गाना शुरू कर दिया। शुरुआती सालों में उन्हें ज्यादातर छोटे बजट की फिल्मों या वैम्प किरदारों के लिए गाने को मिलता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेन हीरोइनें थीं उनके लिए तो पहले से ही बड़ी बड़ी सिंगर्स थीं और उनमें उनकी अपनी बहन भी शामिल थी। तो उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? वो था अपनी ही बड़ी बहन लता मंगेशकर की परछाई से बाहर निकलना। देखिए, एक तरफ थी लता जी, जिनकी आवाज को एकदम सुरीला, प्योर माना जाता था, जो मेन हीरोइनों पर एकदम फिट बैठती थीं। और दूसरी तरफ थी आशा जी, जिन्होंने अपनी आवाज को एक अलग ही पहचान दी, एक ऐसी आवाज जो ज्यादा बोल्ड थी, ज्यादा मॉडर्न थी और जिंदगी से भरी हुई थी। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलने से दूसरे सिंगर्स डरते थे, और इसी एक चीज ने उन्हें हमेशा के लिए बाकियों से अलग कर दिया। अच्छा, उस दौर में ना फिल्मों में एक वैम्प का कैरेक्टर बड़ा कॉमन था, मतलब जो थोड़ी मॉडर्न, बोल्ड, बिंदास टाइप की होती थी। अब ज्यादातर सिंगर्स ना ऐसे किरदारों के लिए गाना मतलब एक तरह से सेकंड ग्रेड का काम समझते थे, लेकिन आशा जी ने इसे एक मौके की तरह देखा। उन्होंने इन गानों में ऐसी जान फूंकी कि वो आइकॉनिक बन गए। और उनकी इस बागी आवाज को मिला एक ऐसा साथी जिसने तहलका मचा दिया। म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन, यानी हमारे पंचमदा के वेस्टर्न और यूथफुल म्यूजिक ने आशा जी की आवाज को जैसे पंख लगा दिए। रॉक, डिस्को, कैबरे, इन दोनों ने मिलकर हिंदी फिल्म म्यूजिक का चेहरा ही बदल डाला। और ये पार्टनरशिप इतनी गहरी थी कि बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। इसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। गाना था पिया तू अब तो आजा। हुआ ये कि इसके जो गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, उन्हें खुद के लिखे हुए बोल इतने ज्यादा बोल्ड लगे कि वो रिकॉर्डिंग बीच में ही छोड़कर चले गए। लेकिन आशा जी ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और गाने को ऐसा गाया कि वो आज तक एक आइकॉनिक हिट है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ कैबरे गानों पर खत्म नहीं होती। आशा जी को टाइपकास्ट करना नामुमकिन था। उन्होंने सबको दिखाया कि उनकी आवाज में हर रंग, हर इमोशन है। तो सबसे पहले तो उन्होंने उमराव जान में दिलचीज क्या है जैसी क्लासिकल गजलें गाकर सबको हैरान कर दिया। फिर आया इंडी पॉप का दौर, और सोचिए 62 साल की उम्र में उन्होंने रंगीला में तन्हा तन्हा गाकर पूरी नई जेनरेशन को अपना फैन बना लिया। और इसके बाद तो उन्होंने दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दिया। और उनकी आवाज की रेंज सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रही, वो तो ग्लोबल हो गई। उन्होंने पॉप स्टार बॉय जॉर्ज से लेकर बैंड R.E.M. के माइकल स्टाइप तक और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली के साथ भी उन्होंने गाना गाया। ये दिखाता है कि वो हमेशा कुछ नया करने, कुछ नया सीखने के लिए कितनी तैयार रहती थी। अब बात करते हैं उनकी लेगेसी की। और ये लेगेसी सिर्फ उनके गानों में नहीं बल्कि उन आंकड़ों में भी है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 12,000 से ज्यादा गाने, और वो भी 20 से ज्यादा अलग अलग भाषाओं में। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनकी मेहनत और लगन की पूरी कहानी कहता है। कहते हैं एक एक दिन में 4-4 गाने रिकॉर्ड करना उनके लिए बहुत आम बात थी। और इसी कमाल के आंकड़े की वजह से साल 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उन्हें ऑफिशियली म्यूजिक हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट का खिताब दिया। और उनकी इन अचीवमेंट्स को देश विदेश हर जगह पहचाना गया। उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और उनके काम को 2 बार ग्रामी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया। मतलब वो सही मायनों में एक नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेजर हैं।
तो जब हम उनके इस पूरे सफर को देखते हैं तो आखिर में वही सवाल आता है। 8 दशकों तक लगातार खुद को बदलना, हर पीढ़ी के साथ कनेक्ट करना, एक इंडस्ट्री का आखिरी मुगल होने का सही मतलब क्या है? शायद इसका मतलब है एक ऐसी विरासत छोड़ जाना जो कभी मिट नहीं सकती।